क्या था 59 में? शर्तें। पहली शर्त क्या थी? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी ने क्या कहा? कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरे ने कहा जो उसको उपलब्धियां मिल रही हैं उनका प्रयोग करेगा। और चौथे ने क्या कहा? उनमें कटौती संभव नहीं है। जो भी उसको उपलब्धियां उनमें क्या संभव नहीं है? कटौती संभव नहीं है। 60 में क्या थी? शपथ। दूसरा शब्द क्या था? प्रतिज्ञा। किसकी शपथ ले रहा था? संविधान एवं विधि। 3 शब्द थे, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। क्रम से ही चलेंगे तीनों। एक मानव कल्याण प्लस जन सेवा। क्या होगा? मानव कल्याण प्लस जन सेवा। शपथ ईश्वर के लेगा, किसके लेगा? भाई नहीं, शपथ कहते हैं ना, मैं ईश्वर की शपथ। तो शपथ किसके लिए जाती है? ईश्वर के अनुसार। अगर कोई नास्तिक है तो संविधान की। ऐसा नहीं कोई घर वाले पकड़ के लगो कि यहाँ की सौगंध खा के कहूँ कि मैं सही हूँ। तो किसकी सब? मैं ईश्वर की शपथ। चलो लिखो इसको। अनुच्छेद 60 लिखा दिया, शपथ एवं प्रतिज्ञा। डैश करके लिख दो। कौन दिलाएगा? हाँ लिखो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संविधान एवं विधि के, राष्ट्रपति संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण एवं मानव कल्याण, परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण एवं मानव कल्याण व जन सेवा की शपथ ग्रहण करता है। मानव कल्याण एवं जन सेवा की शपथ ग्रहण करता है। कौन सी अनुसूची में है? किसी भी अनुसूची में नहीं है। शपथ का प्रारूप तो अनुसूची 3 में है, लेकिन किस किस का नहीं मिलता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। लिखो, शपथ के प्रारूप का उल्लेख, शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है। शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है। प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख, की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता। अनुसूची 3 में नहीं मिलता। इनका उल्लेख अनुच्छेदों में मिलता है। इनका उल्लेख अनुच्छेदों में मिलता है। अनुसूची 3 में नहीं मिलता, इनका उल्लेख अनुच्छेदों में मिलता है। लिखो नीचे, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60, तीनों का लिख लो एक साथ, किस किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद में है? 60 में।
60। फिर लिखो उपराष्ट्रपति की शपथ 69, 69। राष्ट्रपति की 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में है, 9, 69। और फिर लिखो राज्यपाल की शपथ किस आर्टिकल में? 159, 159। राज्यपाल की शपथ किस में है? 159 में, 159। क्लियर? तो अनुसूची 3 में नाम मिलके कहाँ मिल रहा है? अनुच्छेदों में मिल रहा है। 61 में किसकी चर्चा की? महाभियोग प्रक्रिया। या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग किस आधार पर लगेगा? एक ही आधार है, संविधान के उल्लंघन। तो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ से। राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद से हटाया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। किस आधार पर हटाया जाता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। कहाँ प्रस्तुत की जाएगी? संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में, चाहे कितने दिन पूर्व सूचना, कितने सदस्यों द्वारा लिखित अनुमति? 1/4। पारित कितने से? इसके बाद दूसरे सदन में। दूसरा सदन क्या करेगा? जांच करेगा या कराएगा। और राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने के लिए दूसरे सदन में उपस्थित हो सकता है। और दूसरे सदन ने भी कितने मुंह से? 2/3। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता। लेकिन अब तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं हुआ। कौन से सदस्य भाग लेंगे? संसद के सभी सदस्य। संसद के कैसे लेंगे? सभी, यानी कि निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे। तो टोटल कितने? 788, यानी 543 तो लोकसभा में और 245 राज्य। जबकि निर्वाचन में 776 भाग लेते हैं। निर्वाचन में कैसे लेते हैं? 776। लिखो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61, 61। लिखो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। ऑब्लिक करके लिख लेना महाभियोग प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया ऑब्लिक महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया ना, सिर्फ राष्ट्रपति। देखो महाभियोग जहां भी शब्द आएगा अपन को केवल क्या याद रखना है? राष्ट्र। उपराष्ट्रपति को पद से हटाते हैं राज्यसभा के सदस्य संकल्प प्रस्ताव द्वारा। यानी राज्यसभा के सदस्य संकल्प लेंगे कि हम इसके साथ काम करना नहीं चाहते और बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर उस पर फिर लोकसभा की सहमति। लोकसभा की क्या चाहिए? यहां हमने क्या कहा? दोनों सदनों में, किसी भी सदन में। जबकि उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे जब लोकसभा नहीं कहेंगे, हम केवल क्या कहेंगे? राज्यसभा। जैसे धन विधेयक, धन विधेयक पर किसका एकाधिकार है? लोकसभा। जा तो वो राज्यसभा में भी रहा है भाई, जा तो कहाँ भी रहा है? राज्यसभा। लेकिन हमने प्रस्तुत कहाँ किया? केवल उसको। ऐसे उपराष्ट्रपति को पद से हटाना केवल प्रस्ताव कहाँ आएगा? राज्यसभा। तो कोई भी वहां पर शब्द नहीं है, वहां कहा आएगा संकल्प प्रस्ताव द्वारा। तो महाभियोग केवल राष्ट्रपति। लिखो अब नेक्स्ट लाइन में, लिखो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो संविधान के उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन ऑब्लिक अतिक्रमण, संविधान के उल्लंघन ऑब्लिक अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। उल्लंघन ऑब्लिक अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसमें केवल संसद के
सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें केवल संसद के यानी विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं है, सभी सदस्य भाग लेते हैं। कोष्टक में लिख लेना निर्वाचित प्लस मनोनीत। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी लेते हैं और मनोनीत। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो महाभियोग की लिखित सूचना, महाभियोग की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन? 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। महाभियोग की लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो इसे संसद के किसी भी सदन में इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, जिस सदन में इसे प्रस्तुत करना है उसके कितने? 1/4। जिस सदन में इसे प्रस्तुत करना है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष से 1/4 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष से लिखित अनुमति आवश्यक है। अध्यक्ष से 1/4 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष से लिखित अनुमति आवश्यक है। क्लियर? भाई अनुमति नहीं दी तो हम प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो प्रथम सदन द्वारा प्रथम सदन द्वारा 2/3 बहुमत से प्रथम सदन द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद इसे दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, दूसरा सदन प्रथम सदन द्वारा दूसरा सदन प्रथम सदन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच प्रथम सदन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करता है ऑब्लिक कराता है। आरोपों की जांच करता है ऑब्लिक कराता है, या तो स्वयं करेगा किसी कमेटी का गठन कर देगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। वह अपना पक्ष रख सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, दूसरे सदन द्वारा भी कितने बहुमत से? 2/3। 2/3 बहुमत से दूसरे सदन द्वारा भी 2/3 बहुमत से
प्रस्ताव पारित करने के बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। एक लाइन और लिख लो। अब तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया गया। के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया गया, यानी आज तक इसका कोई भी प्रयोग नहीं हुआ। क्लियर? 61। 62 में क्या था? देखो 62 में दे रखा है, एक तो निर्वाचन की समय अवधि और एक दे रखा है उसका निर्वाचन कितने समय के लिए किया जाएगा। दो कंडीशन है। सबसे पहला कि राष्ट्रपति यदि पद पर है तो कोशिश रहेगी कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा। लेकिन त्यागपत्र की स्थिति में या उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई या पद से हटा दिया, अभी तीनों कंडीशन ऐसी हैं कि कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में कितने माह में, 6 माह में निर्वाचन करा लिया जाएगा। और कितने वर्ष के लिए कराया जाएगा? 5 वर्ष। तो दोनों चीज़ों का इसी में उल्लेख है कि निर्वाचन कितने समय में होगा और कितनी अवधि के लिए होगा। तो कितने समय में होगा? 6 माह में। और कितनी अवधि के लिए होगा? 5 वर्ष। 3 कारण तो इसमें स्पष्ट दे रखे हैं कि पद जो रिक्त होगा, त्यागपत्र, मृत्यु या पद से हटाना। साथ ही साथ इसमें कहा है कि अन्य कोई भी कारण, अन्य, वैसे तो कारण तो 3 ही रहेंगे, अन्य कोई भी कारण भी उसमें शब्द जोड़ रखा है, लेकिन कारण पूछा जाए केवल कितने रहेंगे? 3। अगर 3 कारण नहीं है तो निश्चित है राष्ट्रपति अपने पद पर है और उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही निर्वाचन करा लिया जाएगा। यहाँ स्पष्ट समय अवधि का प्रावधान है 6 माह, जबकि जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो अधिकतर हम पढ़ते हैं कि कोई भी निर्वाचन हो कितने माह में, सामान्यतः अवधि कहीं सरपंच का हो, विधायक का हो, एमपी का हो, किसी का भी, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए समय अवधि का कोई भी उल्लेख नहीं है। वहां लिखा गया कि अति शीघ्र, जो संविधान कहता है वो कहता है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ तो अति शीघ्र निर्वाचन करा लिया जाएगा। वो हम लोग सामान्यतः अवधि कितने माह मानते हैं? 6 माह, जबकि यहाँ अति शीघ्र नहीं, स्पष्ट अवधि का उल्लेख है कितने माह? 6 माह। क्लियर? लिखो अनुच्छेद 62। लिखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की समय अवधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की समय अवधि एवं निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की समय अवधि एवं निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि यानी कि कार्यकाल, निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, पद की अवधि, या आप लिख सकते हो निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। लिखो अब इसमें, लिखो सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन, पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाता है। अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर
कौमा त्यागपत्र देने पर, मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, एवं पद से हटाए जाने पर, पद से हटाए जाने पर अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन, पद से हटाए जाने पर अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह में करा लिया जाएगा। अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह में करा लिया जाएगा। एवं यह निर्वाचन, इसी में लिखना है, एवं यह निर्वाचन कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होगा। यह निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होगा, ना कि शेष कार्यकाल के लिए, ना कि शेष कार्यकाल के लिए। क्लियर? ये अपने राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की कहानी खत्म। कहां से कहां तक था राष्ट्रपति? 52 से 62। आगे भी काम में आएंगे, बीच बीच में आगे भी चलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या दे रखे? राष्ट्रपति की शक्तियां। विशेष याद रखना, राष्ट्रपति की शक्तियों का किसी पर्टिकुलर एक अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। भाई भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को जो जो भूमिका प्रदान की गई उन सभी को इकट्ठा करके हमने क्या कहा? राष्ट्रपति की शक्ति। इन शक्तियों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। सामान्यतः कितने भागों में? 2 भागों में। पहली को हम बोल देते हैं सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी कौन सी हो जाएंगी? आपातकालीन शक्तियां। अब देखो, आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख पर्टिकुलर एक स्थान पर दे रखा है। किस भाग में है? भाग 18 में है। अनुच्छेद दे रखा है 352 से 360। तो 352 से कहां तक है? 360। और आपातकालीन शक्तियां केवल कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो है कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा कौन सा है? संवैधानिक आपातकाल, जिसको हम आमचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं? राष्ट्रपति शासन। भाई आपातकाल तो कौन सा है? संवैधानिक, लेकिन हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रपति शासन। तीसरा कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। ये किस आर्टिकल में? 352 में, 356 और 360। क्लियर? अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो आपातकाल, अच्छा चलो ऑप्शन दे देता हूं आपको। 352, 356, 360 और 365। आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352। क्योंकि राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग करना जरूरी नहीं, क्यों? आपातकाल इमरजेंसी पूरे देश के लिए काम में ली जाए। हाँ, अगर वो दे देता उपरोक्त सभी, फिर आंसर क्या होता? उपरोक्त सभी। सामान्यकालीन शक्तियों को हम कई भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहली होती है कार्यपालिका शक्ति। दूसरी हम बात करते हैं विधायी शक्ति। तीसरी हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति। चौथी बात कर लेते हैं हम न्यायिक शक्ति। तुम बोलोगे वो तो बिल्कुल ही ना लिखूं। 5वीं बात करेंगे राजनयिक शक्ति। कौन सी शक्ति? क्योंकि इनका कोई क्रम नहीं है, अनुच्छेद में नहीं है। पर्टिकुलर अनुच्छेद में होते तो हमको क्रम लिखाना पड़ता, कैसे ही पढ़ो। राजनयिक शक्ति एक कैसी शक्ति हो गई? न्यायिक शक्ति। एक हो गई कौन सी शक्ति? लिख दिया क्या? एक हो गई कौन सी? सैन्य शक्ति। और एक हो गई कौन सी? वीटो पावर। ये जो भी कार्य हैं राष्ट्रपति के, सब कैसे हैं? सामान्य काल। और जबकि आपातकाल स्पेशल है। आपातकाल कब लगेगा वो चर्चा करेंगे। अब इन सारी शक्तियों में देखो कार्यपालिका शक्ति,
राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करेगा, राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति कर रहा है सब किस में आएगा? कार्यपालिका। विधायी शक्ति में संसद से संबंधित सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, अध्यादेश जारी करना, विधेयकों पर अनुमति देना, ये सब किस में आएगा? विधायी। वित्तीय शक्ति में धन विधेयक, बजट, ये सब वित्तीय में। न्यायिक शक्ति न्यायालय से संबंधित हो गई। क्षमादान शक्ति हो गई, न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, न्यायालय से परामर्श लेना हो गया। राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जो हमारे राजदूत होते हैं जिनको हम उच्चायुक्त तो बोलते हैं, उनकी नियुक्ति करना या उनको पद से हटाना। सैन्य शक्ति में 53 में पढ़ा था, एक तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, और युद्ध प्रारंभ और समाप्त, प्रारंभ भी कौन करेगा? राष्ट्रपति, और समाप्ति भी कौन करेगा? और वीटो पावर, निषेधाधिकार शक्ति, यानी जब राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचता है तो वह किन किन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वो किस में आता है? वीटो पावर। तो हमारे कितने प्रकार के हैं? दो। ऐसे ही बना लो, इसको हेडिंग डालो राष्ट्रपति की शक्तियां, फिर एक एक की व्याख्या करेंगे। हेडिंग डालो राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। तुम तीनों है ना, कल से अलग अलग बैठा करो। हाँ, तुम तीनों। सबसे बड़ा दुश्मन होता है पड़ोसी, वो तुम्हारी स्थिति दिख रही है। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? पड़ोसी। क्योंकि कौनी जो मारता है ना बीच बीच में, वो पड़ोसी मारता है। समय भी खर्च कर रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो। 40 मिनट पढ़ाता है टीचर मुश्किल से, नींद आ जाती है। मेरे पास बैठा करते, कैसे है तेरी नींद, मैं देखूंगा। हाँ, कल से यहाँ बिठाऊंगा इसको। हाँ भाई, सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी। कहीं देख लेना, भारत किससे परेशान? पड़ोसी से, पाकिस्तान। अपन की घर में लड़ाई होती है पड़ोसी से, नाली बंद करेगा पड़ोसी, कचरा डालेगा पड़ोसी, और क्लास में कौन ही जो मारता है वो भी कौन है? पड़ोसी। लेकिन पड़ोसी ऐसा होना भी चाहिए जो आभास कराता रहे कि मैं भी हूं। निष्क्रिय पड़ोसी भी किसी काम का नहीं है। पर एक ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ठीक है, चलो कभी कभी, पाकिस्तान पर जरूरत से ज़्यादा आभास कराता है कि बोलने ही नहीं देता। चलें आगे? अच्छा, आराम से चलो, लिखो आराम से, सुंदर सुंदर लिखना। भाई खुद के नोट्स हैं, अच्छे होने चाहिए। किताब और नोट्स जितने अट्रैक्टिव होते हैं पढ़ने का, उतना मन करता है। एक आप किताब लाओ जिस पे बहुत छोटे छोटे लिखा हुआ है, एक आराम से बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई, पेज अच्छा है, अलग आनंद आता है पढ़ने का। संवैधानिक। अब एक क्लासरूम ठीक है, कलर वलर हो रहा है, एक ऐसे क्लासरूम में बैठना जिस पे प्लस्टर भी नहीं हो रहा हो, नहीं आएगी, फीलिंग ही नहीं आएगी पढ़ने की। तो पढ़ने की जगह भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए। जैसे आपका रूम है, वहाँ हर जगह किताब होनी चाहिए, हर जगह किताब। जो रूम को स्टूडेंट साफ सफाई के साथ रखते हैं ना, किताब छुपा दी पर्दे के पीछे, वो मन कैसे करेगा पढ़ने का? बिस्तर पे सो रहे हो, वहाँ भी 2 किताब पटक लो, रसोई में जा रहे हो, वहाँ भी 2 पटक दो। जो आभास होता है कि चलो अब हम पढ़ते हैं, माहौल होना चाहिए। देखो, माहौल हमेशा याद रखना,
जीवन में सबसे बड़ा होता है माहौल। आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते ना, इंग्लिश बोलना नहीं जानते, आप ऐसे माहौल में रहो जहाँ 6 लोग हैं और 5 इंग्लिश बोल रहे हैं, 1 महीना लगेगा आपको। कुछ चाहे कुछ ही नहीं, किसी को देख लो, बड़े बड़े लोग, क्रिकेटर किसी को देख लो, 8वीं पास है, कोई 7वीं पास है, तो सब धीरे धीरे धीरे, क्यों, माहौल होता है। अब आप ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो जो सुबह आप कह रहे हो चल कोचिंग चला रहे, सो जा, आपका मित्र, आप तो कह रहे हो चल कोचिंग का टाइम है, वो कह रहा है सो जा, एक दिन तो हिम्मत करके आ जाओगे, अगले दिन ला तू भी सो ले यार, आज तो छोड़। तो माहौल बहुत जरूरी है। हाँ, ना संगति का प्रभाव गलत चीजों में ही पड़ता है, अच्छी चीजों में नहीं पड़ता, अच्छी चीजों में नहीं पड़ेगा कभी भी। कोई साथ वाला सिगरेट पी रहा है तो अपन भी सोचते हैं ला एक कस तू भी लगा ले, और अगर आप सिगरेट पी रहे हो और साथ वाला कह रहा है ना मत पिया कर, वन ज्यादा ज्ञान मत दे, यही होता है। चलो देखो, सबसे पहले कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दे रखी है, अगर स्पेशल पूछा जाए? 53। किस में दे रखी है? 53। 52 में क्या है? पद है। 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्र। अब कैसे होगी देखो, किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ईजी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की, कैगी की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश, उपराज्यपाल, या इसी को बोलते हैं हम प्रशासक। प्रशासक कौन करेगा नियुक्ति? भाई राज्य में कौन होता है? केंद्र शासित प्रदेश में हम उसी को क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल या प्रशासक। केंद्र शासित प्रदेश के सीएम की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश की जगह एक शब्द प्रयोग में लेते हैं हम, संघ राज्य क्षेत्र। कौन सा शब्द काम में लेते हैं? संघ राज्य क्षेत्र। तो अब संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र के द्वारा ऐसा क्षेत्र जो किसके द्वारा? संघ के द्वारा। तो इसके सीएम की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्र। अगर ये शब्द आएगा तो सीधा क्वेश्चन आया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। भाई सीधा आया तो कौन करेगा? राज्यपाल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? यहाँ विशेष याद रखना, अधिकतर केंद्र के हैं सब, लेकिन राज्य के अंतर्गत अधिकतर नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन हाई कोर्ट में कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके अलावा अपना आयोग, सेंट्रल के आयोग, निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, यूपीएससी हो गई, एससी एसटी ओबीसी आयोग हो गया, इन सब के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सब कैसी शक्ति हो जाएगी? कार्यपालिका शक्ति। सिंपल सा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस नहीं रहते। दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। या तो आपातकालीन शक्ति से क्वेश्चन उठता है या उठता है विधायी शक्ति से। विधायी शक्ति सबसे पहला आता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र, संसद सत्र लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को हम क्या बोलेंगे? सत्र बोलो चाहे अधिवेशन बोलो, क्या करेगा? आहूत। सत्र आहूत यानी कि प्रारंभ, समाप्त नहीं। सत्र आहूत का मतलब प्रारंभ करना यानी कि बुलाना। दूसरा होगा सत्रावसान यानी कि समाप्त। तो संसद सत्र प्रारंभ भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। और समाप्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। एवं मंत्री परिषद की सिफारिश पर क्या करना? लोकसभा भंग करना, या इसी को हम बोलेंगे विघटित करना। विघटित करना या लोकसभा क्या करना? भंग। यहां हमने किसकी बात की? संसद की बात की, लेकिन भंग में किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा। क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि कैसा सदन है? स्थायी। सदस्यों का कितना होता है? 6 वर्ष।
तो सत्र बुलाना, समाप्त करना, लोकसभा भंग करना ये राष्ट्रपति की शक्ति है, जबकि सत्र स्थगित करना अध्यक्ष की शक्ति है। स्थगित का मतलब रोकना, रोकेगा कौन? अध्यक्ष, जबकि समाप्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये दे रखा है अनुच्छेद 85। कौन सा अनुच्छेद में? 85। दूसरा कहता है राष्ट्रपति द्वारा संसद में अभिभाषण देना। क्या देना? अभिभाषण देना, जिसे ही हम बोल देते हैं क्या भेजना? संदेश भेजना, या इसे ही बोल देते हैं संसद को संबोधित करना। ये किस आर्टिकल में है? 86। तीसरा है संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। पहले तो अभिभाषण और भाषण क्या अंतर है? अपना क्या चल रहा है? व्याख्यान, लेक्चरर, क्योंकि आप एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अभिभाषण। जबकि भाषण कुछ भी जिसका कोई टॉपिक, कोई निष्कर्ष नहीं होता। अभिभाषण, अभी का मतलब पहले, तो ऐसी व्यवस्था जो पहले से क्या है? तैयार है। और कौन तैयार करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। हाँ, केंद्रीय मंत्री, क्यों कैबिनेट मंत्री ही तैयार करेंगे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या तैयार करेगा? अभी तो राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है वे स्वेच्छा से नहीं देता, पहले से ही तैयार। आप देखा होगा राज्यपाल का भी होगा अभिभाषण। जब भी सत्र प्रारंभ होता है उससे पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष और राष्ट्रपति संसद के समक्ष अभिभाषण देता है, जिसे कहते हैं विशेष अभिभाषण, क्योंकि विशेष परिस्थिति में होता है। बताऊंगा भी कौन कौन सी। उसके बाद सत्ता पक्ष लाता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्यों लाता है? क्योंकि जो अभिभाषण होता है इसमें राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियों को बताता है। उसके बाद सत्ता पक्ष कहलाएगा धन्यवाद प्रस्ताव, और यदि सत्ता पक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराने में सफल नहीं हुआ तो विपक्ष त्यागपत्र की मांग उठाता है। क्यों? क्योंकि आप सत्ता पक्ष प्रस्ताव ला रही है, तो हमेशा याद रखना सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा में जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा और यदि वह पारित नहीं हुआ, सीधा सा आरोप लगेगा आपके पास बहुमत नहीं है। भाई लोकसभा में सत्ता पक्ष बैठा ही किस आधार पर है? बहुमत के आधार पर। अब आप लोकसभा में प्रस्ताव पारित नहीं करा पा रहे, इसका मतलब आपके पास बहुमत नहीं है। तो उस कंडीशन में फिर आपके ऊपर आरोप लगेगा और आपको विश्वास मत हासिल करने की राष्ट्रपति कह सकता है। अगर आपके पास स्पष्ट बहुमत है, जब तो कहेगा ही नहीं, उसको पता है कोई गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन गठबंधन सरकार है और यदि पारित नहीं हुआ तो निश्चित है विपक्ष मांग करेगा कि इनसे विश्वास मत हासिल कराया जाए। अब विशेष अभिभाषण और अभिभाषण एक जैसी कंडीशन है, लेकिन थोड़ी सी इनकी स्थितियों में चेंज है। ये कभी भी हो सकता है जब राष्ट्रपति संसद के एक सदन या दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण दे सकता है। विशेष अभिभाषण दोनों सदनों के ही समक्ष देगा, और इसकी दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन। एक तो है प्रतिवर्ष प्रथम सत्र से पहले, और प्रथम सत्र कौन सा होगा? बजट सत्र। प्रथम कौन सा होगा? क्योंकि साल का जो प्रारंभ हो रहा है किस सत्र से हो रहा है? बजट सत्र जब भी होगा दोनों सदनों को आमंत्रित किया जाएगा और उससे पहले राष्ट्रपति का क्या होगा? विशेष अभिभाषण। दूसरा होगा नई लोकसभा के गठन से पहले, या हम कह सकते हैं लोकसभा के आम चुनावों के बाद। भाई जब भी लोकसभा का गठन होगा सत्र आमंत्रित किया जाएगा, दोनों सदन होंगे, क्या होगा? विशेष अभिभाषण। अभिभाषण फिर बता रहा हूं एक सदन में भी हो सकता है, दोनों में बस। यहाँ एक ही लैंग्वेज आएगी। संसद के एक साथ संवेद दोनों सदनों के समक्ष, यानी विशेष अभिभाषण कब होगा? एक साथ संवेद दोनों सदनों के समक्ष। फिर आर्टिकल आ जाएगा कौन सा? 87। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति अभिभाषण देता है 86। इन दोनों कंडीशन की बात करेंगे जब क्या होगा? 87। राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है 86। हमेशा याद रखना अभिभाषण और विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति की शक्तियां नहीं है। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से राष्ट्रपति का अधिकार कौन सा है, दोनों अधिकार है। अभिभाषण और विशेष अभिभाषण क्या होंगे? अधिकार ना कि शक्ति। जैसे क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी ने कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना है शक्ति,
अध्यादेश जारी करना क्या है? शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की क्या है? शक्ति। लेकिन ये इसका क्या है? अधिकार है। तो 86 और 87 में क्या है इसके? अधिकार। फिर विधायी शक्ति में आता है अनुच्छेद 108। क्या है 108 में? संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाएगा? जब दोनों सदनों में टकराव की स्थिति, टकराव की स्थिति कब होती है? धन विधेयक पे तो हो ही नहीं सकता, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। हाँ, बिल को लेकर देखो किस पर हो गई संयुक्त बैठक? विधेयक पर। विधेयकों को हम सामान्यतः विभाजित करते हैं 4 भागों में। एक तो कौन सा? साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक एक सदन में पारित किया, दूसरे सदन के पास कितने माह का समय? 6 माह में पारित कर दिया तो ठीक है, नहीं तो अनुच्छेद 108। ये कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। राज्यसभा केवल कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन में पारित कर दिया, ठीक है, स्वतः पारित मान लिया। अब स्वतः पारित मान रहे हैं तो 108 का प्रयोग नहीं हो सकता। वित्त विधेयक भी कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। उसके बाद यह काम करता है किसकी तरह? साधारण की तरह, यानी इस पर भी अनुच्छेद 108 यानी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत करो, दूसरा सदन के पास कितने माह का समय? 6 माह में पारित नहीं किया तो इसे समाप्त माना जाए। क्या माना जाएगा? समाप्त। तो हमारी संयुक्त बैठक की कंडीशन केवल साधारण और वित्त विधेयक। तो हम कह सकते हैं साधारण कि जब संसद के दोनों सदनों में साधारण एवं वित्त विधेयक पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या बुलाएगा? संयुक्त बैठक। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। अब संयुक्त बैठक बुलाने की 3 कंडीशन है। एक सदन ने पारित किया, दूसरे ने नहीं किया तो भी टकराव होगा। दूसरे सदन ने 6 माह से अधिक समय ले लिया तो भी टकराव होगा। एक सदन ने जो संशोधन किया है उस पर दूसरा सदन क्या नहीं है? सहमत नहीं है। तो 3 अनुच्छेद 108 कहता है कि दोनों सदनों में जो टकराव होगा वो कब होगा? एक पारित कर रहा है, दूसरा पारित नहीं कर रहा तो टकराव हो रहा है। दूसरे सदन के पास कितने माह का समय बताया? 6 माह। उसने 6 माह में कोई भी जवाब नहीं दिया तो भी टकराव होगा। और दूसरे सदन ने यदि कोई संशोधन भेजा और यदि पहला सदन जो पारित कर चुका वो संशोधन पर सहमत नहीं है तो भी क्या होगा? टकराव। यानी उस विधेयक में कोई संशोधन किया जा रहा है तो दोनों सदनों का भी सहमत होना जरूरी है। तो ये कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। जबकि अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? 118। लेकिन स्पीकर अध्यक्षता करता है 118। हाँ, क्योंकि 108 में नियम बनते हैं संसदीय प्रक्रिया के। नियम कौन बनाएगी? संसद। और वहाँ नियम क्या बना रखा है? अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, और वो भी नहीं है तो फिर संसद में से जिस सदस्य पर सहमति बनेगी वह सदस्य क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाना भी कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति। संसद की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान में किस देश का प्रभाव है? जैसे मौलिक अधिकार कहाँ का प्रभाव है? अमेरिका का। मूल कर्तव्य कहाँ का है? सोवियत संघ, रूस। नीति निदेशकता तो कहाँ है? आयरलैंड। उसी प्रकार से संसद की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान पर कहाँ का प्रभाव है? दक्षिण अफ्रीका से तो संशोधन ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से ग्रहण है? ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है और समवर्ती सूची ली है और संसद की क्या ली है? संयुक्त बैठक। क्लियर? शक्तियों पे चर्चा करते हैं कल।